रतन के अपने हम सफर चुनने का सफर अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। स्वयंवर में आए सभी दूल्हों में से चुने गए 4 दूल्हों के साथ ये सफर आगे बढ़ा उनके घर जाकर, जहां रतन हुई रूबरू इन चारों के परिवार वालों से। सभी परिवारों से मिलकर रतन ने जोड़ी बहुत सी मीठी यादें। रतन अगर हमारे घर में आएगी तो हम उसको बेटी ही बना के। हाँ। वहीं कुछ खट्टी यादें भी आई रतन के साथ। गर्लफ्रेंड थी ना जो, मेरा दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं अब भी। मेरे ताया ने अभी तक मेरी माँ की शक्ल नहीं देखी है। वो बस पहचान लेते हैं कि ये इनकी मम्मी है। तुम कर पाओगे सब? आज उन सभी खट्टी मीठी यादों के साथ रतन के मन में है कई सवाल। मुझे मैम मूर्ख लगी। बड़ा मैं अपने आप को समझदार समझती हूँ। कहाँ गई थी मेरी समझ? एक हफ्ते में शायद तुम्हारी शादी होगी। क्या तुम मुझे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि उस दिन के लिए तुम तैयार हो? मैं भिंड बनाना चाहूंगा अपने माँ बाप के साथ, और चाहूंगा रतन मेरी शादी करती है, रतन मेरे साथ रहे। और आज रतन लेंगी वो फैसला जो करेगा चारों दूल्हों में से किसी एक को स्वयंवर से विदा। और बचेंगे 3 दूल्हे जिनका सफर पहुंचेगा उस मंच पर जहां रतन पहनाएंगी वरमाला किसी एक को। आप में से आज कोई एक यहाँ से विदा होगा। वेलकम बैक टू मुंबई। थैंक यू। पिछले कुछ दिनों में काफी घूम लिया, सारे दूल्हों के घर गए, उनके घर वालों से मिलकर क्या एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छे लोग हैं। डिफरेंट कल्चर है। सब जगह का रहन सहन अलग था, लेकिन मुझे प्यार हर जगह से मिला। 4 दूल्हों की माँओं से मिलने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि आगे जाकर कौन सी सास तुम्हें सबसे ज्यादा पैम्पर करेगी? अनुपम की मॉम। सबसे ज्यादा काम किस घर में करना पड़ेगा? जहाँ परिवार सबसे ज्यादा बड़ा हो। तो मुझे लगता है अभिमन्यु के घर पे नेचुरली। सबसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा था इन टोटलिटी? दीपक पंडित। क्यों? फैमिली बहुत अच्छी थी, बहुत मजेदार बातचीत हुई, कोई सीरियस टॉपिक पे बातचीत नहीं हुई। मैं अपनी आत्मा से इनको आशीर्वाद दूंगी कि जहां भी रहो, जैसे भी रहो, आप खुश रहो। मेरे दिल से यही दुआ है इनके लिए। सारे मदर्स से तो मिल ली, होम विजिट्स में फादर्स से पहली बार मिली। हाँ। वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही अच्छा। क्यों? कह सकती हूँ कि सच में फादर और डॉटर का रिलेशन बहुत ही अलग होता है, कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट होती है। वो मुझे दूसरे घर पे जाकर वही फील हुआ। मुझे अभिनव के पापा हो या अनुपम के पापा हो, बहुत ही मजेदार था। जो भी दिमाग में सोच कर गई थी, हाँ। और जो दिखा, did that match? हाँ, कुछ हद तक मैच किया, लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस थी पहले से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो नर्वस होंगे और पता नहीं मुझे कैसे वहाँ पे अपने जैसा ट्रीट करेंगे या नहीं। मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ टीवी सीरियल के एक लड़की की तरह ट्रीट करे मुझे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये चलो गाय का दूध निकालना बताते हैं, अच्छी तरह सिखाएंगे। आप सिखाएंगे? हाँ, हम सिखाएंगे। नहीं आ रहा, आप करो। आपके लिए एक गिफ्ट लाया हुआ है, ठीक है? घर की लड़की की तरह ट्रीट कर रहे थे, ये अच्छा लगा। जो तुमने कहा कि थोड़ा बहुत मैच किया, हाँ। मैच जिसने नहीं किया वो क्या था? दिल्ली में अभिनव के साथ जो थोड़ी बहुत बातचीत हुई, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। मैंने बात में ऐसे अभिनव से बोला कि भाभी ने इतने साल हो गए, 3 साल हो गए, उन्होंने जीन्स नहीं पहना, तुम क्यों नहीं ला कर देते? तो उसने कहा कि वो भैया का काम है, मैं क्यों करूं? और ऐसे मैंने कहा नहीं, इट्स यू,
वो तुम छोटे हो, घर में भाभी हैं तो तुम ध्यान क्यों नहीं रखा तुमने? सो इट्स लाइक अ शिकवा शिकायत, जैसे एक लड़की बात करती है अपने फ्रेंड से। ठीक है, मैं आपकी बार भाभी को लेके जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि लो। पक्का? हाँ, अब ऐसे करना पड़ेगा। आज तक उन्होंने नहीं बोला तो इसका मतलब फिर हमें करना चाहिए। करूंगा। भाभी ने ऐसा नहीं बोला, ये मुझे खुद को लगा। हाँ, मैं समझ गया तुम्हारी बात। भाभी ने हमको कभी नहीं बोला ना ऐसा, तो अब की बार मैं लेके जाऊंगा भाभी को। अभिनव को लगा कि मैं उसके फैमिली की बात कर रही हूँ कि तुम्हारे फैमिली में ये सब नहीं पहनने दिया जा रहा। अच्छा। सो ये अभिनव ने मुझे जो बात कही वो एकदम सही कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि कपड़ों से ही खुशियां देखी जाती हैं? जिस घर में जीन्स नहीं पहनते वो लोग खुश नहीं रहते। He was absolutely right. ऐसा कपड़ों से खुशियां नहीं आकी जा सकती। लेकिन ये भी तो सोचो कि सामने वाला इंसान वो बोल भी नहीं रहा है। मैं तो वो बोल भी नहीं रही थी और मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं ये बात ना समझूं। तो मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ और पहली बार मुझे लगता है कि मैंने इतनी समझदारी के साथ काम किया कि मैंने बस उसको समझा रही थी कि ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन तुम्हारे हिसाब से जीन्स ना पहनना या सलवार सूट ना पहनना बड़ी बात है या कोई बात नहीं? बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे कह सकते हैं कि सूट पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे जीन्स भी पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शिकायत रही है तुम्हें कि वो तुम्हें टोकता बहुत है। मुझे टोकना पसंद है, लेकिन एक हद तक। मैं भी बहुत क्लियर हूँ कि मैं कुछ ऐसा गलत नहीं करता जो किसी को बुरा लगे या किसी के लिए बंधन हो। तुम कितना लड़ते हो ना? नहीं, लड़ नहीं रहा। क्यों तुम लड़ने लगते हो? फिर मैं भी लड़ने लगती हूँ। लड़ थोड़ी रहा हूँ, अब मैं तुमको साफ नहीं। ये वाला ज्यादा अच्छा है। रोक टोक किसको नहीं अच्छा लगता है? फिर लगता है कि इंसान केयर कर रहा है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा होने लगे, क्योंकि वो फिर तुम्हें लगता है कि जरूरत से ज्यादा होने लगा अभी है? कैसे ज्यादा नहीं, अभी मुझे नहीं लगा कि अभी जरूरत से ज्यादा नहीं हुआ है। दीपक पंडित साहब, गुड बॉय। बॉय इज नॉट अ मैन, ओके इज अ बॉय। ओके, और मुझे लगता है अभी उसको वक्त की जरूरत है, उसको सेटल होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, जो कि डे 1 उसने मुझसे कहा था और मुझे अच्छा भी लगा था कि उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, एटलीस्ट 2 साल, उसके बाद ही मैं डिसीजन ले पाऊंगा। फिर मैंने उसे पूछा भी कि फिर अभी क्यों आया यहाँ पे? थोड़ा जल्दी नहीं लग रहा? मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा बिल्कुल जल्दी लग रहा है। मतलब सच कहूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा जल्दी है, बट सिर्फ आपके कारण मैं ये डिसीजन लिया है। और अगर ये स्वयंवर नहीं होता या कुछ नहीं होता तो मैं अगले 2-3 साल तक शादी नहीं करता, बिल्कुल फ्रैंकली। अगर नहीं आता तो आपका स्वयंवर हो चुका होता और आपकी शादी हो चुकी होती। इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे और आपको ये बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि हम एंगेज हो सकते हैं और कुछ दिन रुक सकते हैं। जब मैं सेटल हो जाऊंगा तब शादी करूंगा। ये सारी सोच और बातें उसकी थोड़ी अच्छी लगी थी मुझे। क्या तुम्हें लगता है कि शादी हो सकती है और करनी चाहिए और उसके बाद साथ में एज अ हस्बैंड एंड वाइफ करियर की प्लानिंग कंटिन्यू कर सकते हैं? उसकी सोच और उसका प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वो क्या सोच रहा है और क्या प्लान कर रहा है। अगर देखा जाए तो अगर तुरंत शादी मैं कर लूं तो मुझे थोड़ा डर है कि ये शादी खुशी से ज्यादा उसकी जिंदगी में बोझ ना ला दे। उसके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। फैमिली हो, भाई हो, मैं हूं, सब लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर कम भी एक्सपेक्ट करें वो भी उसके लिए फिलहाल ज्यादा है इस मोमेंट पे। मिस्टर अनुपम फ्रॉम पोलैंड, भिंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छी फैमिली है। वहाँ की जो लेडीज हैं उनको सल्यूट। दबंग, रियल दबंग जो लेडीज है ना, दबंग हस्बैंड संभालती हैं, वहाँ के घर को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, विदेश पढ़ने के लिए, देश पढ़ने के लिए भेजती हैं, साथ में वो खाना भी बना, सब कुछ उनके यहाँ पे होता है। और बिलीव करना, उसके साथ साथ मर्यादा भी है उन लोग के पास कि जैसे वहाँ का रीति रिवाज है, जो मर्यादा है, कमाल फॉलो करती हैं। तो मैंने तो कहा कि यहाँ के लड़के दबंग होंगे लेकिन औरतें रियल मायने में दबंग है, क्योंकि उन दबंग को संभालती है ये। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी ऐसी औरत कभी बन सकती हो? देखा जाए तो सच में बहुत डिफिकल्ट लाइफ मुझे लगी। स्वीट है, सुंदर है जब हम वहाँ पे घूमने जाएं, 10 दिन के लिए जाएं, लेकिन अगर पूरी जिंदगी वहाँ पे बितानी है तो सच में आपको अंदर से दबंग होना पड़ेगा। मैं
उतनी दबंग नहीं हूँ। मैंने सुना है कि अनुपम काफी क्लियर है इस बात को कि वो पोलैंड से वापस जरूर आएगा 1 साल या 2 साल बाद, बिकॉज वो रहना यही चाहता है, डजंट वांट टू मेक हिज लाइफ इन पोलैंड। लेकिन अगर आगे जाके तुम्हारी शादी अनुपम से होती तो फिर ऑब्वियसली इट्स क्लियर कि बॉम्बे तो नहीं आएगा वो, तुम्हें जाना पड़ेगा भिंड। इस बारे में सोचा है, क्या ख्याल है? मैं जिस काम से जुड़ी हूँ राम भैया, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ, जिसकी वजह से मैं अनुपम और बाकी के लड़कों से मिल पाई हूँ, उस काम को इतना ज्यादा मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं काम छोड़ दूंगी। काम मैं करना चाहूंगी, काम मैं करूंगी। लेकिन अगर ऑनेस्टली कहा जाए, पूछा जाए कि क्या तुम वहां पे थ्रू आउट रह सकोगी, तुम्हारी जिंदगी आज के बाद, पटना के बाद तुम्हें यहाँ तुम्हें रहना है तो रह पाओगी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। तुमने हमेशा कहा था कि तुम्हें अभिमन्यु की ऑनेस्टी बहुत पसंद आई। अब ऑनेस्टली उसने अपनी पास्ट के बारे में भी बताया था। अच्छा, क्या एक बात बोलनी है। बोलो। मैं छुपाना नहीं चाह रहा था पर शायद तक बता नहीं पाया आपको। मेरी गर्लफ्रेंड थी ना जो, तो जब मैं यहाँ पर आया था वी वर नॉट इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, अब भी नहीं है, पर समटाइम्स मुझे लगता है ऐसा कि मतलब दिल में थोड़ा होता है। मैं बहुत बड़ा कंफ्यूजन में उस टाइम यार। कंफ्यूजन क्या मतलब, नहीं समझ आ रहा है। कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं अब भी। अगर उसने अभी बता दिया कि मेरा पास्ट कुछ था और मैं अभी भी फील करता हूँ कुछ, अभी भी मैंने 7 फेरे नहीं लिए, शिव विलास में अगर बताता तो बात अलग थी। मैं उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करती थी कि मुझे लगता था कि मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बताएगा। और मेरा पूछना, मुझे लगता था डाउट, ऐसा लगेगा कि मैं डाउट कर रही हूँ, इसलिए मैं पूछती नहीं थी। ओके। तो वहां पे मैं इतनी ज्यादा कह सकते ना कि निश्चिंत थी मैं कि कुछ भी होगा अभिमन्यु जरूर मुझे बता देगा और मुझे वहां पे बहुत ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। ओके। लेकिन तुम्हें क्यों लगा कि इतना लंबा सफर तय करने के बाद घर पर इतनी लेट, वहां पर क्यों बताना चाहा उसने? ये तो अभिमन्यु ही बता सकता है, बिकॉज वहां पे जब ये बातें हुई तो मुझे लगता है कि मैंने पता नहीं उसको क्या क्या बोला, मुझे नहीं याद है। मैंने उसको शायद ये भी बोला था कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारी फैमिली को जाकर बताऊं। तुमने तो ये भी उस पे वो डाल दिया था, बेटर टेल हिज फैमिली अबाउट हर। ये भी तुमने प्रेशर तो डाला है उस पर। सही भी है ना, अगर मैं उसकी फैमिली से मिल चुकी हूँ, सब कुछ बात हो रही है, वहाँ वो कुछ सोच रहे हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, यहाँ मैं अगर इस हद तक यहाँ उसके घर आई हूँ, वो 4 लड़कों में से एक है, दैट मीन्स कुछ तो बात है जिसकी वजह से वो यहाँ है और मैं उसके घर गई हूँ। और उसमें अगर इस टाइप की बात होती है तो वो बिल्कुल साइड, ये सब कुछ बताकर साइड कैसे खड़ा हो सकता है कि हाँ मैं तो निश्चिंत हो गया, मैंने सच बोल दिया, मेरा काम खत्म, अब तुम करो जो करना है। सिर्फ ये कहूंगी कि अभिमन्यु के साथ जो बातचीत हुई और जो भी निकल कर आया, मुझे मैं मूर्ख लगी, मुझे अपनी बेवकूफी पे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं वहां रोई। इसलिए नहीं कि मुझे अभिमन्यु की किसी बात का बुरा लग गया या मैं प्यार में पड़ गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी मुझे रोना आया सिर्फ अपनी वजह से कि मुझे क्यों नहीं समझ में आया। बड़ा मैं अपने आप को समझदार समझती हूँ, कहाँ गई थी मेरी समझ। मान लो अभिमन्यु मुझे ये सारी बातें नहीं बताता तो मुझे क्या पता चलता, नहीं पता चलता। करेक्ट। और मुझे बुरा सिर्फ ये लग रहा है कि मैं समझ नहीं पाई, मैं बेवकूफ बनी। अरे बेवकूफ नहीं, ऐसा मत बोल यार, गिल्ट फील मत करवाओ, कम ऑन। मैं बनी, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ कैमरे के लिए मैं बोल रही थी कि तुम सच्चे हो, या तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ बताओगे आकर? वो नहीं, मुझे पता है, मुझे मैं हूँ ही ऐसा, मैं कुछ छुपाता भी नहीं हूँ। दुनिया तो यही देखेगी ना कि मैं सच में बेवकूफ बनी। तो अपनी बेवकूफी तो मुझे दिख रही थी सरासर, और मुझे लगा कि बॉस ये सारे एक्सपीरियंसेस ना बांध लो और बाद में खोल खोल कर देखना और अपने आप को समझना कि तुम कैसी हो। सारे दूल्हों के घर जाने के बाद अब उन चारों के परिवार वालों की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ गई, तो ये सब के बारे में क्या कहना चाहोगी? अकेला फील कर रही हूँ।
अब समझ में आ रहा है कि शादी के बाद इतनी जिम्मेदारी, लोग बोलते हैं ना काफी जिम्मेदारी आ जाती है। एक्चुअली इस वजह से जिम्मेदारी होती है क्योंकि कई रिश्ते जुड़ते हैं और सारे रिश्तों के अपने अपने